नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक परिवार एक टिकट, पिता के बाद बेटे को मौका नहीं, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, युवाओं को राजनीति में मौका। ये ऐसे तमाम राजनीतिक दलों के दावे और वादे हैं जो इस समय सिर्फ हवा बनते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल दोनों दलों के प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिए हैं। युवा मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी ने भाजयुमो के एक भी नेता पर भरोसा नहीं जताया, जबकि डोईवाला को छोड़कर अभी तक 69 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। लेकिन इन प्रत्याशियों में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा नहीं किया। एक भी भाजयुमो नेता को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी से आगे बढ़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी की शुरुआत एक परिवार एक टिकट के दावे के साथ करने वाली कांग्रेस इससे पीछा नहीं छुड़ा पाई। खुद जिन पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी ही बेटी को टिकट दे दिया गया। हालांकि युवाओं के मामले में कांग्रेस ने अपने युवा कांग्रेस संगठन पर भरोसा जताया है। महिलाओं के नजरिए से देखें तो कांग्रेस इस बार 5 महिलाओं पर ही भरोसा जता पाई है, जबकि 2 महिलाओं के नाम की घोषणा करने के बाद उन्हें सूची से हटा दिया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस लाख दावे कर ले, एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत का पालन करे, लेकिन वो नहीं कर पाई। हालांकि पार्टी को इसका फायदा होता है या नुकसान, ये तो चुनावी परिणाम पर ही निर्भर है। एक दिन के अंदर आके इस बात का दुख है मुझे। मेरी पत्नी को दे देते, किसी और कार्यकर्ता को दे देते। वो 24 लोग मेहनत कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने दे। ये 24 लोग जो टिकट मांग रहे थे, क्योंकि ये सीट जो उत्तराखंड की 2009 में सबसे निचले पायदान पर थी, सबसे निचले पायदान पर सबसे कम वोट मिले थे। आज ये नहीं क्यों जाओ हम लेकर आए हैं इसको। हमने मेहनत के अपने खून पसीने से हमने सींचा है इसको। क्योंकि 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर यतीश्वरानंद जी वहां पर मौजूद थे, तब ये तय हो गया था कि कर्णवाल जी आपको टिकट नहीं दे रहे, आपकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। तो वहीं पर रिजाइन की बात आई और मैंने अपनी पत्नी को रिजाइन कराया। बल्कि यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर फाजिलपुर में टीचर थी और बड़ी भरकम तनख्वाह है इनकी। तो मैंने पार्टी हित के लिए मुख्यमंत्री जी के कहने पर स्वामी यतीश्वरानंद जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके मेरी पत्नी को का रिजाइन हुआ। और अब जब दूसरी सूची जारी हुई और राज्यपाल जी को पार्टी ने विश्वास जताया, तो तब मुझे लगा कि मेरी पत्नी का टिकट कटा है। ये जिम्मेदारी थी, मैंने वो पूरी करी। जिले की जिम्मेदारी थी, वो पूरी करी। ब्लॉक की जिम्मेदारी वो पूरी करी। जब भी आदरणीय हरीश रावत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने नाम मेरा यहाँ से हटा नहीं था तो मुझे वेटिंग में रख लेते, मुझे इतनी निराशा नहीं होती। देता ही नहीं टिकट, पहले हम तीनों को सामंजस्य बनाते हैं, उसके बाद हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप बताइए, मैं जिस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गई इस 3 दिन, अब मैं उनसे क्या कहूँ। वो लोग कल रात 3 बजे तक का यहाँ तांता लगा था और सुबह से आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कहूँ, वो मुझसे कह रहे हैं हम आपकी ताकत है, हम आपका जुनून है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरा सहयोग देंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरी ताकत बनेंगे, तो मैं इस मुकाम को छूने में सक्षम रहूंगी। संजय डाला कोटी जिंदाबाद 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 संजय डाला कोटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विचार आपको करना है और मैं अभी कुछ भी कहने के लिए मेरे पास ऐसा हो चुका है कि मैं टूट गई हूँ। इनमें लक्ष्मी को, सरस्वती को, काली को, किसी को भी इस लायक नहीं समझा। मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, मेरी गलती क्या है मुझे बताइए, एक बार बताइए। मैं इतनी 6 विधानसभाएं
थी, मैं कह रही थी कहीं और चले जाते, और एक माँ का जहाँ सम्मान हो रहा था आपने वो सीट क्यों चुनी? मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय रावत जी से, ऐसा क्या करना मेरे कहने कहाँ पर आपके सम्मान में कमी हो गई थी? जिस तरह से आपने आया किया कि आप माननीय मंत्री हरिचंद दुर्गापाल जी को नहीं समझा सकते थे, आदरणीय हरण भाई साहब को नहीं समझा सकते थे, एक बार आप इस महिला का साथ दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप 6 साल निर्णय लेंगे। यहाँ पर मेरे कई सियाने आदरणीय लोग आए हुए हैं, मेरे पूर्व और वर्तमान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हैं। मैं वो निर्णय मिलने सर्वमान्य होगा, इसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे, उसमें जो भी निर्णय लेंगे आप लोग। नहीं, जितने लोग भी प्रत्याशी बनकर उतारे गए हैं वो सब अपनी क्रेडिबिलिटी पर और अपने मेरिट पर उतारे गए हैं। अगर आप यशपाल आर्या और संजीव आर्या की ओर इशारा कर रहे हैं तो संजीव आर्या ने विधायक चुनकर आकर अपने आप को साबित किया है। वहीं अगर आप अनुपमा रावत जी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जितना सक्रिय हरिद्वार ग्रामीण सीट पर अनुपमा रावत रही हैं उससे मुफीद कोई और कैंडिडेट वहां के लिए हो ही नहीं सकता था। और कोई भी दल सरकार बनाना उसकी प्राथमिकता रहती है। सरकार बनाने के लिए जिताऊ और विनेबिलिटी जो फैक्टर है वो हावी रहता है। तो कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव में जिताऊ लोगों पर ही दांव खेलना चाहती थी। और अगर राजनीतिक परिवार में कोई जन्म ले रहा है तो ये उसने पाप नहीं किया है। एक जुनून, एक पैशन अगर सामाजिक क्षेत्र में आने की या राजनीतिक क्षेत्र में आने की किसी की प्रबल इच्छा है, मैं खुद एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ, ऐसे में अगर मेरा जुनून है कि मुझे जनता की सेवा करना है और मुझे राजनीति में अपना स्थान बनाना है, तो ऐसे में मुझे लोकतंत्र और संविधान इस बात की इजाज़त देता है। और परिवारवाद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वो बॉलीवुड से लेकर चाहे वो डॉक्टरी प्रोफेशन हो, चाहे वो सेना हो, हर जगह संतानें बढ़ चढ़ के अपने माता पिता का प्रोफेशन आगे बढ़ाने का काम करती हैं या उससे प्रभावित होकर उसी प्रोफेशन को चुनने का काम करती हैं, तो और जगह सवाल क्यों नहीं उठते? देखिए, निश्चित रूप से हमने उत्तराखंड में अनेक युवाओं को टिकट दिए हैं। हमने नारा भी दिया था कि अब की बार युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो है 6 महीने तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। और हमने ये जो हमारा युवा मोर्चा है ये हमारी इकाई है, जरूरी नहीं कि युवा मोर्चा की इकाई से टिकट दिए जाए। युवा का मतलब युवा होता है और हमने बहुत सारे युवाओं को टिकट दी है। पूर्व में भी हमने युवा मोर्चा के नाते टिकट दिए, चाहे राजेश कुमार जी हमारे बाजपुर से हों, ये भी हमारे युवा मोर्चे के ही पदाधिकारी रहे, चाहे जो है हमने विनोद कंडारी को टिकट दिया हो वो भी युवा मोर्चा के ही रहे। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी हम युवाओं को तहरीर देंगे और जो हम युवाओं को अभी टिकट दे चुके हैं वो 2022 में बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। तो एक परिवार एक टिकट, पिता के बाद बेटे को मौका नहीं, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, युवाओं को राजनीति में मौका, जैसे राजनीतिक दलों के दावे हवाई जुमले बनकर रह गए हैं। दोनों दलों के प्रत्याशियों की सूचियां जारी हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने महज 5 महिलाओं को टिकट दिए हैं। युवा मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रही बीजेपी ने भाजयुमो के एक भी नेता पर भरोसा नहीं जताया, जबकि डोईवाला को छोड़कर अभी तक 69 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। लेकिन इन प्रत्याशियों में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा नहीं जताया है। एक भी भाजयुमो नेता को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी से आगे बढ़े हैं। कमोबेश कांग्रेस के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पवन तोमर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इनके अलावा महेश प्रताप राणा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। महेश जी, शुरुआत चलिए आप ही के साथ कर लेते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा प्रियंका गांधी का बड़ा इन दिनों प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन क्या ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही था सर? क्या और राज्यों की जो महिलाएं हैं या अन्य जो चुनावी राज्य हैं वहां पर महिलाएं नहीं लड़ सकती? क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम आपकी प्रत्याशियों की सूची देख लें तो उससे तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है, केवल 6% महिलाओं को आपने टिकट दिया। ऐसा नहीं है, नारी शक्ति का सदैव सम्मान है और कांग्रेस पार्टी है जो हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा भी श्रीमती सोनिया गांधी जी नारी है और हमेशा का सम्मान कांग्रेस के द्वारा सदैव किया गया है, चाहे प्रधानमंत्री बनाकर, चाहे संसद में बनाकर, चाहे महिला सेल में बनाकर।
दूसरा अगर भारतीय जनता पार्टी को आप मान के चलोगे तो उनके यहाँ तो आरएसएस में महिलाएं होती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते। रही उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में भी जितनी जीतने वाली 85 महिलाएं सबको टिकट दिया गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। मुख्य मुद्दा यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा के खिलाफ जो जनता परेशान है, जो त्रस्त है, उसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें पार्टी ने जीतने वाले और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो उसमें जिसका भी नंबर आया है उसको टिकट मिला है। नहीं, आपका मुद्दा ठीक है, चलिए आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा आज का मुद्दा यही है कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के जो दावे और वादे राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं, जमीन पर उतरते वो हवाई क्यों हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हम इस समय पवन तोमर जी से। पवन जी, आपके देशराज कर्णवाल तो खुलकर अब सामने आ गए हैं सर। किस तरीके से आज उन्होंने मीडिया बुलाई, मीडिया के सामने उन्होंने अपना दुख प्रकट किया और बड़ा बयान दे दिया कि अरे मुझे टिकट नहीं दिया था तो कम से कम मेरी पत्नी को दे देते। जी देखिए मैडम, पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से जनता के सामने उठा ताकि जनता इसके जानकारी मिल सके। जहां तक सवाल देशराज जी का अभी आपने मुझे पूछा है, देशराज जी को लेकर के जितने भी हमें संगठन ने, चाहे वो पीएमओ हो चाहे एलआईयू हो, जितने भी संगठन से हमने सर्वे कराए हैं वो कार्यकर्ताओं के मत पर खरे नहीं उतर पाए, और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हमेशा जिताऊ कैंडिडेट को और जो पब्लिक की, जो जनता की अच्छाइयों पर खरा उतरता हो, उनको आगे लेकर आते हैं। और देशराज जी का जहां तक सवाल है, वो हमेशा पार्टी में रहे, पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनको जिताया, लेकिन उनके जो संबंधित विवाद रहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधानसभा में क्वेश्चन हो, चाहे वो अपने आप को सुपर स्थापित करने में लगे हों, तो उस पर वो जो है खरा नहीं उतर पाए। उनके बयानों को विरोधाभास जनता में लगातार रहा, कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाकर नहीं रह पाए, और अब जो कसौटी भारतीय जनता पार्टी की थी उसमें वो 5 साल खरा नहीं उतर पा रहे थे, वो इसलिए उनका आज टिकट जब चेंज मीडिया किया के सामने आए पवन जी, तो उन्होंने ये बात कही है कि मुझसे वादा किया गया था कर्णवाल जी, आपको तो टिकट नहीं देंगे लेकिन आपकी पत्नी को टिकट दे देंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की नौकरी छुड़वा दी, वहां से इस्तीफा दिलवा दिया। ये बात कह रहे हैं वो कि वादा खिलाफी उनके द्वारा की गई है, आपके आला कमान के द्वारा। देखिए मैडम, पहले जो उनकी पत्नी थी विजयंती माला जी, झबड़ा विधानसभा से उनको हमने टिकट दिया था और उन्हें चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। दूसरी बार हमने इनके पति को टिकट दिया, देशराज कर्णवाल जी को, और उनको चुनाव लड़ा सभी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने, वो जीत गए। जहां तक सवाल है वादे का, हाईकमान ने कोई उनसे कोई वादा नहीं किया था, वो उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि हम आपको चुनाव ना लड़ा करके आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो टिकट वितरण करती है वो एक मॉनिटरिंग करने के बाद, सारी चीजों को परखने के बाद और सबकी रिपोर्ट लेने के बाद तब उनको टिकट करती है। दीपक पांडे जी, आपसे आंकड़ा चाहूंगी मैं, आम आदमी पार्टी की जो सूची जारी हुई है, कितनी प्रतिशत महिलाओं को इसमें मौका दिया गया है? महिलाओं की भागीदारी आप किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं राजनीति में, ये आपसे जानना जरूरी है। नमस्कार। पहले जी बिल्कुल, हमारे वहाँ जिस हिसाब से नई पार्टी आई है, अभी उत्तराखंड में नई दस्तक दी है, तो उस हिसाब से हम लोग काफी महिलाओं को दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारे में इस तरह से नहीं हो रहा है कि किसी के साथ हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। जिनको हम वादा कर रहे हैं पहले ही हम उनको बता दे रहे हैं कि आपको हम यहाँ से टिकट देने वाले हैं और आप लोग तैयारी कीजिएगा। और हमारी ज्वालापुर से इसलिए हम लोगों ने वहां से महिलाओं को दे रखा है, एक हल्द्वानी कालाढूंगी विधानसभा बेल्ट से हमने दे रखा है, कई जगह से और भी हमने जहां महिलाओं को दे रखा है, क्योंकि अभी महिलाएं आम आदमी पार्टी से उतनी जुड़ी नहीं है जो उतनी मजबूत महिलाएं हैं जो इलेक्शन कैंपेन को मजबूत कर सकें। लेकिन जो आप मैं देख रहा कि कांग्रेस पार्टी में क्या है कि
आज हरीश रावत जी लाल कुआं विधानसभा से बात करें तो वहाँ संध्या डालाकोटी को एक टिकट दिया था महिला को, जिससे महिला हूँ लड़ सकती हूँ करके नारा भी लोगों ने दिया था, लेकिन आज उसी का टिकट काट के हरीश रावत जी ने आज वहाँ पे अपना नामांकन करा लिया है। दिक्कत तो इन लोगों के साथ है, ये पहले महिलाओं को टिकट देते हैं फिर उनका टिकट काटते हैं। हमारे साथ तो चलो नया संगठन है, अभी नई नई महिलाएं जुड़ रही हैं, राजनीतिक महिलाएं भी हमारे साथ उतनी नहीं है मजबूत जितनी और इन दलों के साथ है कि बहुत पुराने पुराने दल हैं ये लोग। हमारे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं हमने मजबूती से उन लोगों को टिकट दिया है अभी तक। महेश प्रताप राणा जी, ये आपके सर पर कलंक लग गया है सर, पहले तो संध्या डालाकोटी को आप लोगों ने टिकट दिया, उसके बाद अब आपको हरीश रावत को उस सीट से उतारना था तो इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। रोते रोते मीडिया के सामने आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं संध्या डालाकोटी ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी माननीय हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे थे, उन्हें जनता से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित नरेंद्र मोदी जी सहित पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। जो आदमी 5 साल से अनडिजर्विंग कैंडिडेट अगर उन्होंने लड़ाया है, जिसको वो स्वयं कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करता है, वो जनता के वादों पर खरा नहीं उतरा है, तो क्या 5 साल का जो उसने कार्यकाल जनता का, उस क्षेत्र की जनता के वोट का जो अपमान किया है, उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेती है? एक बात। दूसरी बात, जब वो डिजर्व ही नहीं करता था तो ऐसे आदमी को आपने टिकट देकर क्यों पार्टी के अंदर विधायक बनवाने का काम किया? दूसरा मैं बात करूंगा हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता महोदय सही कह रहे हैं, क्या वो रिजर्व करते हैं? मैं पुरुष उनके साथ जिनको आपने टिकट नहीं दिया उनकी जिम्मेदारी आप लोगे। चुनाव लड़ा भी देंगे ना, यहाँ पे उनका वोट है दिल्ली वालों का, अब क्या करेंगे? सर आपके साथ है, आपने क्या करा आप उससे बताइए। ये आपके साथ जो थे उनका क्या करा? हमारा तो नया संगठन है, दिल्ली में ही फेल हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? ये उत्तराखंड की सम्मानित जनता है, ये जीरो रिजल्ट है आपका दिल्ली में। कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें फ्री के बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, अरे फ्री का बिजली पानी सरकार पे नहीं चाहिए। लोग पढ़ रहे हैं, अपने गालों पर थप्पड़ लगवाकर खुद ही प्रचारित हो रहे हैं, खास के पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर कोई ऐसा ठोस काम इन्होंने नहीं किया है जितना काम माननीय शीला दीक्षित जी के समय में हुआ था, जब भी दिल्ली जाते थे। तभी वहाँ आपको एक भी विधायक बनाने का मौका नहीं मिला है ना, तभी विधानसभा में एंट्री तक आपको नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है आपकी। अभी आप मुझे संध्या डालाकोटी के बारे में बताएंगे सर, संध्या डालाकोटी ने क्या कर दिया था, कौन सा अपराध कर दिया था जो उनका टिकट काट दिया गया? कोई अपराध नहीं है, हमारी सम्मानित पार्टी की सम्मानित नेता है। मैंने आपको फिर बताया है, लड़ाई अगले के हथियारों के हिसाब से लड़ी जा रही है। अगर हरीश रावत को वहां से टिकट देना था सर, या तो आपने उन्हें उम्मीदवार बनाया नहीं होता, आपने उन्हें उम्मीदवार बनाया, प्रचार करवा लिया 3 दिन, उसके बाद हरीश रावत का रामनगर पर बैठा नहीं तो उन्हें लाल कुआं से आपने टिकट दे दी और संध्या डालाकोटी को काट दिया। वो हमारी सम्मानित महिला है, वो हमारी सम्मानित महिला है, हमारी महिला नेता है, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, आपको जीत से मतलब है। आपको हरीश रावत की हार दिख रही है रामनगर में, आपने सोचा महिला है तो करके हम यहाँ से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वहीं से जीतेंगे। महिला के आंसू तो लगेंगे आपको, जहाँ महिला के आंसू लगेंगे। नेता चाहे कितना बड़े हो, नेता तो शीला दीक्षित जी भी बहुत बड़ी थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हार, और आप देखिए कितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हारे हैं, संडूरी जी हारे, सब बड़े बड़े नेता लोग हारे हैं। इतना घमंड और ईगो नहीं होना चाहिए किसी बात का, बात को सत्य से मानना चाहिए मित्रवर। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, हमने दिल्ली में थप्पड़ खाए, कोई की बातें जो आप लोगों को समझ नहीं, जो पार्टी ने। दीपक जी, एक बार जवाब उनसे ले लिया जाए ना संध्या डालाकोटी के बारे में। टिकट नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अभी भी आपने क्लियर जवाब नहीं दिया है सर। वो जो आंसू बहा रही थी संध्या डालाकोटी, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे चुकी हैं, वो जनता से आशीर्वाद मांगना शुरू कर चुकी हैं। निश्चित रूप से आप ही के पार्टी के उम्मीदवार नेता वोट कटवा की स्थिति में आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिसके देखिए, जिसका टिकट कटता है निश्चित रूप से दिल के ऊपर गुजरती है, उसके इससे कोई शक नहीं है। हम भी टिकट मांग रहे थे, हमें भी मिलेगा, परंतु कांग्रेस के सच्चे सिपाही वही होता है जो पार्टी के साथ कठिन समय में खड़ा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार परस्त पार्टियों से लड़ने का समय है। हमें अपनी छोटी लड़ाई ना लड़कर हमें इस पार्टी को यहाँ से देश से भगाना है, उसके लिए हमें उत्तराखंड से पहल करनी पड़ेगी। उसी चीज को लेकर हम लगे हुए हैं। आप भी कह दो बीजेपी मुक्त भारत, वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, आप बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं, बस एक दूसरे को मुक्त करते रहिएगा आप।
बताइए पवन तोमर जी। उसने उनसे सपोर्ट मांगा कि पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है करके। उन्होंने घर के दरवाजे महिला के लिए बंद कर दिए थे पूर्व कैबिनेट दुर्गा पार्टी ने। उनकी तकरार देखते हुए निर्दलीय लड़ते हुए हरीश रावत जी फिर यहाँ पे आए। रामनगर से लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है नाराज नेताओं की, लंबी फेहरिस्त है नाराज नेताओं की बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। आप माने ना माने, पवन तोमर जी के लिए आप नीतागोती कर सकते हैं क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता है। पार्टी की बात रिजल्ट आएंगे उसमें देख लीजिएगा आप कितनी वोट है। रिजल्ट जो भी आएंगे अलग चीज है, लेकिन किसी का मान सम्मान भी तो अपनी जगह होता नहीं होता है। अल्टीमेटली तो रिजल्ट के लिए तो सब लड़ रहे हैं, रिजल्ट की तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मैजिक नंबर के लिए आप कर रहे हैं, कितनों को रोला के कितनों को हाशिए में डाल के आप इस काम को कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आगे लगे महिला के, हरीश रावत जी भी ये काम क्यों करवा रहे हैं? हमारे पास इतने बड़े सीट होता है हमारे वहाँ पे। हमारी सम्मानित डाला कोठी की भी बहन जी वो भी समझ जाएंगी कि हमें ये सारा काम जो उनका टिकट कटा है ये सिर्फ काम बीजेपी को भगाने के लिए किया गया है। तो सर पहले ही नहीं देते ना नाम, पहले नाम नहीं करते उनका नाम आगे, अपमानित तो नहीं करेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब उसमें कोई नहीं है। ये मान्यवर आप मुझे बताइए क्या गलत बात कह रहा हूँ मैं? उनने पूरा प्रचार कर लिया, लोगों से समर्थन मांग लिया, अगली रात इसका टिकट कर दिया। गलत चलिए ठीक है, उनका दुख है। आज कोई बात नहीं है, शाम तक आप ही ने दिया है वो दुख, किसी और ने नहीं दिया है, आप ही ने दिया है वो दुख। अब दवा भी आप ही दे दीजिए। पवन तोमर जी आपके यहाँ भी ये फेहरिस्त, एक सेकंड दीपक जी, एक एक करके बात कर रहे थे। पवन तोमर जी आपके यहाँ भी ये फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, नाराज नेताओं को किस तरीके से मनाएंगे? क्योंकि आपके ज्यादातर बड़े नेता जिनका इस बार टिकट कटा है निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के मेरे भाई प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हमने बीजेपी को भगाने के लिए सब कुछ किया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा ये देख रहे हैं तो देखने दीजिए। जहां तक इनका सवाल है, पहले तो ये चुनाव से पहले अपने घर को ही संभाल लीजिए। इनके घर में क्या हाल, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है पार्टी ज्वाइन कर ली, वो इनकी पार्टी में क्या हाल है। हरीश रावत जी के टिकट घोषणा करने के बाद वहां से जब रंजीत रावत जी इनके सामने खड़े हो गए, वहां से भाग खड़े हुए और वहां से वो दूसरी जगह उन्हें इनके शीर्ष नेतृत्व को दूसरा जो है निर्णय लेना पड़ा। तो ये तो अभी ये जब तक चुनाव आएगा तब तक क्या होगा, ये पार्टी के लोग इसमें कांग्रेस में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, ये स्थायित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये तो कांग्रेस का बुरा हाल है। और कांग्रेस जिस तरह से उत्तराखंड में इस जनता ने नकारा है और फिर इनके व्यवहार को देख करके और इनके व्यक्तिगत आचरण को देख करके जिस तरह से इनके नेता लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आपके यहाँ कौन सा प्रेम उमड़ रहा है तोमर साहब? आपके नेताओं में कौन सा प्रेम उमड़ रहा है? आप अपनी तो बात करें। आपके तो कैबिनेट मंत्री जिन्हें आपने मंत्री बना रखा था बीच में आपका साथ छोड़कर चले गए, आपके यहाँ कौन सा प्रेम उमड़ रहा है? कितने बड़े नेता रहे आपके तो विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की। मैं उसी का जवाब दे देता हूँ मैडम। हमारे यहाँ से जो पार्टी में आए थे कांग्रेस छोड़ करके, उन्होंने हमारी विचारधारा से मेल खाते हुए वो पार्टी में आए, हमने उनको सम्मान दिया, मंत्री बनाया। जब वो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल के बाहर किया। और ऐसे उदाहरण, हरक सिंह जी को हमने बाहर किया। और जो कांग्रेस ये बार बार कहती थी कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा हरीश रावत जी ने और जूते की नोक पर मैं मंत्रालय रखता हूं कांग्रेस का, आज उन्होंने फिर उसको गले लगा लिया। आखिर क्या आचरण रह गया? हमने तो अब जो उन्होंने दबाव की राजनीति करी, हमने उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव की राजनीति करती नहीं। जहां तक सवाल टिकट कटने का है, हमने पूरी भी दबाव चल रहा था, टिकट बांटे हैं। और जो व्यक्ति नाराज हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मना लेगी। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आगे आए और उन्होंने कहा कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की उनको इतनी बड़ी उन्होंने साहस किया।
मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि जो हारने वाले हैं भाई साहब, और क्यों लाभ लपेट के बात घुमा रहे हैं? संगठन में काम करेंगे, हारने वाले हैं, जब मुख्यमंत्री के लायक उनको नहीं छोड़ा आप लोगों ने, का काम किसी करेंगे, मंत्री के लायक नहीं छोड़ा, उनको पता है उनकी अपने लोगों को हरा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा जबरदस्ती की तारीफ, पार्टी की जबरदस्ती की कमी आपके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब। अरे भाई जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, या आप मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए ना। मुख्यमंत्री दोबारा अभी सत्ता पे आम काबिज पार्टी नहीं के हुआ, कार्यकर्ता मेरे भाई बोल रहे हैं, अभी तो कोर्ट चलेगा, 2 कोर्ट चले, अभी तो आपका खाता भी नहीं खुला पार्टी का। जब तक आपका खाता खुला चिंता हम नहीं कर रहे हैं, भी नहीं मिल रहे भाई साहब, उत्तराखंड से चुनाव करवाने के लिए, और जो आप आए हुए हैं वो अपने आप को निष्कासित कर रहे हैं या पार्टी से बाहर निकाले हैं, उनको आप टिकट दे रहे हो। आम हमारा वोट छाड़ बढ़ेगा, बोलता है भी बोल रही है, ये आप पार्टी का हाल होता है। 57 से कहाँ आ रहे हैं? इसलिए जब आप बोले हमारा कोई हमारी मान्यवर, हमारा कोई घमंड नहीं है, घमंड आप ही लोग करने वाला है, बहुत एटीट्यूड है ना आपके अंदर, सब करने वाला नाराज है, वक्त में बड़े नाराज है पूरी तरह से। और कहीं ना इतना बड़ा कुंभा थोड़ा बहुत नाराज होता है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने टिकट जाने पर के इतना बुरा हाल किया, इतना भारतीय जनता पार्टी में हमने नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता संस्कारित व्यक्ति हैं और हम जहां कोई थोड़ी बहुत ही नाराजगी है उनको मना लेंगे। तो देशराज कर्णवाल को समय पर मना लीजिएगा सर, आज तो थोड़ी सी प्रेस वार्ता की है और उसमें उनका गुस्सा इस तरीके से जब जाहिर हो गया है, तो अभी थोड़ा समय पर रहते हुए मना लीजिए इन लोगों को जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, देशराज जी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को 1% भी कोई नुकसान नहीं है। ये एक नाम बोला है मैंने, मुझसे ज्यादा नामों की गिनती होगी आपके पास, मुझसे ज्यादा नामों की गिनती होगी कि अंदर खाने चल क्या रहा है, स्थितियां क्या है, ये मुझसे भली भांति आप बेहतर समझते होंगे सर। जहाँ तक सवाल है बहन जी, आप देखिए देशराज जी अगली बार पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और जहाँ तक प्रेस वार्ता है उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। अपनी एक नाराजगी व्यक्ति है, टिकट कटने की एक नाराजगी होती है, वो नाराजगी व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने आपने देखा होगा प्रेस वार्ता में बिल्कुल नहीं कहा मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर ऐसा होता भी है तो उसका सामना भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी में लगी हुई है। तो ये स्टोरी चल रही है इनकी। तो चलिए दीपक पांडे जी, अभी इस तरह की परिस्थितियों से आपको दो चार नहीं होना पड़ रहा क्योंकि आपका संगठन इस समय छोटा है और लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि कितनी सीटें इस बार के चुनाव में आप निकलवा पाएंगे इस समय। मैडम देखिए, अभी हमारा संगठन जरूर छोटा है, लेकिन दिन पर दिन आप देखिए, जब हमने 0 से शुरुआत कर दी, आज बहुत बड़ा हो चुका है। और जो भी है कहीं ना कहीं इन लोगों से जो लोग रोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को हराने का अपना काम करेंगे और वो जीत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित बनेगी, क्योंकि इस बार जो है अभी रुक जाइए पवन जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मान्यवर प्लीज, मान्यवर निवेदन आपसे, जो वोटर है बहुत साइलेंट वोटर है, क्योंकि जब लास्ट में जाएगा तो उसको अपने परिवार को देखना है, उसको अपनी शिक्षा स्वास्थ्य को देखना है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है, कम से कम जो 40 लाख लोग जो हमारे 35 से 40 लाख लोग जो दिल्ली में रहते हैं उत्तराखंडी, वो लोग खुद यहाँ पे आके पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो वहाँ के बारे में खूबी बता रहे हैं। हमारे पास आम आदमी पार्टी को जितना भी मिलना है साइलेंट वोट मिलना है, क्योंकि हमारा कोई कैटर वोट नहीं है, ये हम भी मानते हैं, हमारा कोई मित्रवर, हमारा कोई कैटर वोट नहीं है ये। सर मैं बात कर लूं, आप बात कर लो या फिर मैं कर लेता हूँ। उत्तराखंड का जो वोटर है, अरे वो वोटर जी दिल्ली का है, वो उत्तराखंड का वोटर नहीं है। ये बात है उत्तराखंडी, वो भी ये बताएंगे ना दिल्ली में सही क्या है गलत क्या है। आदमी उनके यहाँ चाचा रहते हैं, ताऊ रहते हैं, मामा रहते हैं, भाई लोग रहते हैं, वो सब आके बताएंगे कि दिल्ली में किस तरह से सामाजिक हित के लिए काम हो रहा है। यहाँ की तरह नहीं कि यहाँ पे विधायक मंत्रियों के आप लोग काम कर रहे हैं, केवल सभा में जाते हैं जो आप झूठी, हम झूठा आश्वासन नहीं दे रहे, दिल्ली में काम करके दिखाया है, झूठा आश्वासन आता है, पौवा लेके लोकसभा में जाते हैं। बताओ ना मेरे को, ऐसा सुधार लाएंगे क्या आप उत्तराखंड में? आप भी तो जो डेनिस की पूरी फैक्ट्री खोल के बैठे थे, भूल गए क्या? इसमें खोली थी, पीछे तो नहीं जा रहे हैं लोकसभा में। अरे आप मुझे बताइए, डेनिस की फैक्ट्री किसने खोली है? ये उत्तराखंड को नशे के घर में आप डाल रहे हो, आपने कौन सा ऐसा आदमी नशे के घर में नहीं डाला है जो आदमी फैक्ट्री खुला रहा है? क्या नुकसान के लिए आप अपना देखिए ना, उत्तराखंड को रोजगार शराब रोकने का काम कर रहे हैं आप लोग, गरीबों को नहीं कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है दीपक जी, अगर हम तमाम सर्वे पर नजर डालें तो आपकी स्थिति पंजाब में बेहतर है। एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं राणा साहब, एक एक करके बात कर लेते हैं सर। सबको नंबर मिलना चाहिए ना, सबको मौका मिलना चाहिए, अपनी अपनी बात रखते रहेंगे। महेश जी एक सेकंड, महेश जी आ रही हूँ आपके पास। महेश प्रताप राणा जी, आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके से बोलते रहे तो। दीपक पांडे जी शांत हो जाइए, दीपक पांडे जी शांत हो जाइए, एक एक करके बात करेंगे। महेश जी मैं आपकी आवाज डाउन करवा रही हूँ, आप कंटिन्यू बोलेंगे, किसी और को मौका नहीं मिल पाएगा, माफ कीजिएगा सर, मुझे आवाज मजबूरी में डाउन करवानी पड़ेगी। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज एक एक करके बात कर लेते हैं। एक साथ तीनों मेहमान बोलेंगे, किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी, किस तरीके से आप अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाएंगे, प्लीज सर। दीपक पांडे जी, अभी तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं उसमें आपको 4 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब सारा ध्यान सिर्फ पंजाब पर लगा रहे हैं, उत्तराखंड पर नहीं। मैडम 1 तारीख से यहाँ भी कैंपेन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी मनीष सिसोदिया ने भी यहाँ पे कैंपेन करा है, डोर टू डोर, घर घर जाके। पौड़ी में करा है उन्होंने, यहाँ रुद्रपुर में करा है उन्होंने, यहाँ किच्छा विधानसभा नगला गांव में करा है, उनके भी कैंपेन चले हैं, डोर टू डोर सब जगह चल रहा है। अब ये आप देखिए, अभी नॉमिनेशन का दौर चल रहा था, इसलिए सब लोग अपने अपने नॉमिनेशन में बिजी थे, और अभी हमारी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली हमारी ज्यादा चल रही थी, और हमारे गोपाल राय जी हमारे हरिद्वार में इस टाइम पूरा कैंपेन चल रहा है, घर टू घर, होम टू होम चल रहा है सब जगह, और हमारी पूरी टीम काम कर रही है, सब लोग हमारे वहाँ टीम बनी हुई है सारा। और अभी जैसे 1-2 तारीख से सबके नॉमिनेशन पूरे बढ़ जाएंगे, इसके दोबारा से हमारे कैंपेन जो बड़े लीडर्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे उत्तराखंड में। कब आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मैडम देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सारी चीजें, 1 तारीख के बाद से सारी चीजें होंगी, वो तो सभी के। आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी कब से उसके बाद से आए, आप मुझे बताइए। हरीश रावत जी, उसके बाद हरीश रावत जी तो लोकल के यहाँ पे हैं, हमारे नेता हैं यहाँ के। माना कि अभी उत्तराखंड में आपका जो संगठन है वो छोटा है, उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपके अरविंद केजरीवाल को तो आना ही पड़ेगा, आखिरकार आपके राष्ट्रीय संयोजक है, आपके पास एक वही बड़ा चेहरा है, तो उन्हें तो आना पड़ेगा ना सर। अगर हम बात कांग्रेस और बीजेपी की कर ले तो इनका संगठन तो पहले से इतना बड़ा और मजबूत है, इनके पास तो इतने चेहरे हैं कि आपस में लड़ाइयां तक हो रही हैं कि कौन क्या बने। मैं बिल्कुल इसी बात को लेके कर रहा हूँ, इनका बड़ा संगठन है, इसलिए आपसी फूट होने के, घर इन्हीं के टूट रहे हैं, हमारे टूट नहीं रहे, हमारे बन रहा है संगठन, हमारा घर नया घर बन रहा है, और जो हम बनाएंगे मजबूती से बनाएंगे। हाँ, ये सभी पार्टियों में होता है, चाहे हमारी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा भी है, या और भी कोई भी दल है, यूकेडी भी है हमारे उत्तराखंड का। नाराजगियां तो हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है, हमारी आपस से घर में भी हो जाती है कहीं ना कहीं। अगर घर में हमें कोई आचरण अगर हमारे घर में किसी का पसंद नहीं आता, हम घर छोड़ देते हैं, वरना घर में सामने वाले से कहते हैं घर छोड़ने के लिए, तो ये स्थिति तो हर जगह बनती है। लेकिन जो एक पार्टी है, दल है, वो समाज के लिए काम कर रहा है। आपके रामनगर के जिला अध्यक्ष किस तरीके से खुलकर मीडिया के सामने आए थे, कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अचानक इस्तीफा दे दिया था? विकासनगर के थे, मैं मानता हूं उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने तैयारी करी थी, इस वजह से नाराज थे। मैडम तैयारी तो मैंने भी करी थी लाल कुआं विधानसभा से, मैं तो नाराज नहीं हूं, मैं तो पार्टी के साथ नॉमिनेशन भी करवा रहा हूं, पूरे प्रदेश में भाग रहा हूं, आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। मुझे तो सोशल वर्किंग काम करना था, केजरीवाल जी के माध्यम से मुझे अगर इतने लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का माध्यम मिलेगा, किसी बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य पहुंचाने का माध्यम मिलेगा इतनी कम अवस्था में, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि मैं अपना धन अर्जित खर्च करके नहीं कर सकता इतने काम, इतने बड़े काम। किसी न किसी संगठन से जुड़ना पड़ता है, किसी न किसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना पड़ता है। अगर मुझे इतना बढ़िया आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं काम कर रहा हूं। कल अगर आम आदमी पार्टी गलत करेगी तो सीधी जाहिर सी बात है, मैं क्या, कोई भी विरोध करेगा, जनता भी विरोध करेगी, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई किसी के दिल में जगह ना बनाता है ना हटा सकता है। लोग वक्त के अनुसार अपना आप आते हैं और अपना आप चले जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हरीश रावत जी 2-2 बार नहीं हारते वहां से, क्योंकि अब उनके लिए दिल में लोगों के लिए जगह कहीं ना कहीं कम हो गई। बड़े लीडर हैं, मैं भी सम्मान करता हूं उनका, हमारे उत्तराखंडी के, और मेरी ही लाल कुआं विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं कि वो यहाँ से भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो बार बार सीट बदलते रहते हैं, उनकी कोई एक स्थायी सीट नहीं है। और आजकल जनता ये कहती है कि जो आदमी आज इलेक्शन खत्म होने के बाद वापस चला जाएगा वो कल हमारी क्या सुनेगा, क्योंकि और वो जीत के भी क्या करेगा। इससे बड़े उनको हरा के भेजो, जो दूसरे कैंडिडेट है उनको जिताओ, जो लोकल के लोग हैं। चलिए ठीक है महेश जी, अगर बात उत्तराखंड के चुनावों की कर ले तो यहाँ हमेशा से ये देखने में आया है कि महिला उम्मीदवारों पर इतना विश्वास नहीं जताया जाता। कोई बड़ी वजह मान रहे हैं आप, या फिर सिर्फ महिलाएं एक सियासत का हिस्सा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं? आप उनके नाम पर वोट अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की बात हो तो हर राजनीतिक दल अपने पांव पीछे खींच लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर कहा है कि इस बार जो हमारा बहुत ही भ्रष्ट और बदमाश पार्टी के साथ हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग चुनाव हो रहा है, उनको हराने के लिए
हम किसी भी हद पर जाएंगे। तो महिलाएं और नहीं हमारी हरा जितनी सकती, ऐसा कह महिलाएं दीजिए हैं, सर। उनकी बात हमारे साथ है। नहीं, तो महेश जी देखिए, खुलकर बोलिए कि महिलाएं नहीं हरा सकती थी भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हम नहीं दे पाए, हमारी मजबूरी थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि महिला नहीं हरा सकती थी। एक महिला सशक्त महिला है, सब हरा सकती है, परंतु जहाँ लगा कि यहाँ पर पुरुष उससे ज्यादा और बढ़िया कर सकते हैं, तो वहां से लड़ाया गया उनको। आपकी तो सरिता आर्य जी पहले ही छोड़कर चली गई थी, उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया होगा कि अब उतना सम्मान उन्हें मिलना नहीं है, इसलिए वो जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सम्मान की वजह से नहीं, वो सिर्फ विधायक की लड़ाई थी। अब विधायक, जब पता है संजीव आर्य जी सिटिंग विधायक है, और जब वो भाजपा से त्रस्त होकर कांग्रेस में आ गए हैं, तो उन्हें कहीं लगा कि अब मेरा नंबर कट रहा है, तो वो चली गई है। वो एक व्यक्तिगत लड़ाई के वजह से गई है, वो कांग्रेस से दुखी होकर नहीं गई है बिल्कुल। सर, उनको पता लग गया था कि उन्हें टिकट मिलना नहीं है, तो वो व्यक्तिगत कैसे हुआ? वो तो पार्टी से ही उनको हो रहा था ना दिक्कत। ये व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हुई? व्यक्तिगत का मतलब तो ये हुआ कि हरीश रावत के साथ ही उनकी कोई लड़ाई चल रही थी। उन्हें पता है कि सिटिंग विधायक जो बैठा हुआ है उसका टिकट नहीं कट सकता, तो इस वजह से उन्हें लगा कि अब व्यक्तिगत तौर पर मेरे विधायक का कांग्रेस से उन्हें पता लग गया कि अब जो नए कैंडिडेट आए हैं उन पर हमारी पार्टी ज्यादा विश्वास जताएगी, मुझ पर नहीं जताएगी। उन्हें ये पता लग गया सर कि अब जो नए आ गए हैं हमारे पास। पहले सरिता आर्य जी मेरे साथ बैठी थी, जिस दिन उनका टिकट कटा था, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने कहा दीदी आपका क्या है? उन्होंने कहा मेरा तो टिकट ये लोग काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संजीव आर्य आ गया और यशपाल आर्य को खुश करना था, उनको एक बड़ा दल चाहिए था। उन्होंने कहा मेरा तो कट रहा है टिकट, मेरी बीजेपी वालों से बातचीत चल रही, मेरी जैसे वहाँ टिकट होगी मैं चली जाऊंगी। और अगले दिन उनका टिकट कट गया सुबह 11 बजे। जब मैंने उनसे कहा दीदी तो आपको टिकट कटी, उन्होंने कहा हाँ, बोले मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और मैंने देखा अगले दिन शाम को दोपहर में टिकट दी, अगले दिन में ज्वाइन कर लिया। ये बात तो उन्हें ये मेरे से पूछी ना, मेरे सामने था उस दिन। लेकिन व्यक्तिगत, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तो होके गई ना, वो अपनी पार्टी को नहीं ज्वाइन करा दी उन्हें। वो उनका फैसला है सर, वो उनका फैसला नहीं कराते, जिसको आना होगा अपना वो पाएगा, उनका फैसला था ना सर। आप जो फैसला ले सकते थे वो ये कि महिलाओं की भागीदारी आप सुनिश्चित करें राजनीति में। सिर्फ आप ये जो सेलेक्टिव राजनीति करते हैं ना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि सेलेक्टिव राजनीति क्यों होती है। एक राज्य में आप नारा दे रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और दूसरे राज्य में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता आप लोगों के लिए। सेलेक्टिव राजनीति की शुरुआत क्यों हो रही है सर? हमने हरिद्वार ग्रामीण के माध्यम से इसका जवाब दिया है। 6%, महज 6%, सिर्फ 6% महिलाओं को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। आप पूरे आंकड़े के बारे में बात कीजिए ना, सिर्फ एक सीट का आप मुझे मत गिनाइए, पूरा आंकड़ा गिनाया जाता है जब हम चर्चा करते हैं तब। वो भी उसी में सम्मिलित है, चलिए शाबाशी देनी पड़ेगी आपको। अपने अराइवल जगदीश्वरानंद जी को हराने के लिए अपने रिश्तेदार नरेश शर्मा को आम आदमी पार्टी में भेजा कि ये उनके वोट काट लेंगे। इसी को देखते हुए लड़की लड़ सकती हूँ मान श्रीमती अपना अनुपमा रावत जी को इसीलिए सशक्त उम्मीदवार है, जिन्होंने 5 साल से काम किया है, उनको यहाँ लड़ाने का काम किया है। और वो बिल्कुल निश्चित रूप से भयंकर तरीके से भयंकर वोटों से जीत के आएंगे। अनुकृति गुसाई को भी इसलिए दिया होगा, इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि हरक सिंह रावत मांग रहे थे टिकट। अनुपमा रावत को भी इसलिए उतारा है, इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि हरीश रावत तो 4 लोगों के लिए चाह रहे थे दावेदारी, लेकिन मजबूरी थी तो चलिए अनुपमा रावत को आपने उतार दिया। पवन तोमर जी, अनुपमा रावत जी काम कर रही थी वहाँ पिछले 5 साल से। सरिता आर्य जी नहीं कर रही होंगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है, उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें उनके मेहनत की वजह से टिकट मिला है। पवन तोमर जी, इस मामले में आपकी पार्टी भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। अभी तक जितनी सूची जारी हुई है बस एक ही सीट पर रह गया है उम्मीदवार उतारना। 10% महिलाओं को आपने चुनावी मैदान में उतारा है, और सबसे दुखद बात यह है कि युवा संगठन पर आप लोगों के द्वारा कोई भरोसा नहीं किया गया, जबकि जिन सीएम के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद युवा संगठन के एक बड़े पद पर रह चुके हैं। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ये कहना मैं से सहमत नहीं हूँ कि युवाओं को हमने टिकट नहीं दिया। हमारे इस प्रदेश के जो प्रमुख हैं वह युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। हमारे रानीपुर से विधायक जो रहे वो जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रह चुके हैं, उनको हमने टिकट दिया। हमारे युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजयुमो के किस नेता पर विश्वास जताया गया सर? भाजयुमो के किस नेता पर विश्वास जताया गया आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रहे
कंडारी जी, उनको हमने टिकट दे करके, और पहले भी वो विधानसभा में आए हैं, दोबारा फिर विधानसभा में जा रहे हैं, उनको टिकट दिया है। युवा हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रानीपुर से हमने टिकट दिया है, अभी जिला अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के, उनको हमने दोबारा से टिकट दिया है, वो विधायक रहे हैं, फिर विधान बनने जा रहे हैं। और ऐसे अगर मैं गिनूं बहुत सारे चेहरे हैं। जहां तक सवाल महिलाओं का है, महिलाओं का हम अग्रणी में रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने महिलाओं का लगातार अपमान किया है, महिलाओं से तो इनका अपमान लगातार लगाव रहा है। जैसे पिछली बार माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए, आपने देखा होगा, आपके टीवी पर भी वो चला था कि एक महिला उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा रही थी और हरीश रावत जी किस तरह से मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो ये महिलाओं का क्या सम्मान करना सीखेंगे, वो ध्यान होगा आपको। वीडियो अगर क्लिक हो गया आपके पास, आपके टीवी पे भी आया था वो। दूसरी बात, किस तरह से इन्होंने सरिता आर्य जी को अपमानित करके टिकट ना दे करके निकाला, हमने उनके गले लगाया और महिला होने के नाते उनको चुनाव में उतारा और आगे वो वहां से जीतेंगी। तो जहां तक सवाल महिलाओं का है, महिलाओं का तो कांग्रेस से कोई लेना देना रहा ही नहीं, ना रहेगा। आपके पूर्व मुख्यमंत्री एक महिला को पूरे तरह इनकी कौमी में और उसके बारे में बहुत आएंगे आप। देखिए दीपक जी, मैं राणा जी जब आपने बता दीजिए, आपने चर्चा क्यों नहीं करी इस बात की? आपने बात क्यों नहीं चर्चा करी कि त्रिवेंद्र की रावत जी ने किस तरह से अपमान किया था, वो भी सच्चाई का सामना महिला को, मैं भी जानता हूँ। और सच्चाई का सामना ना करने के बाद आप बीच में बोल रहे हैं, और जिस तरह से आप मुझे करा के बात करके आप मेरी बात ऐसी कहती मैं रोक नहीं पाया आपको। जब आपने दूसरे की बात आपकी पार्टी के, वो तो हम महिला उनकी पैरों पे गिरा करके पड़ी नहीं थी, जो आपने तो दरबार में अरेस्ट करने की बात करी, ये जो कर को कहा था आपने, से भूल गए? आपने टीवी में देखा होगा, बारे में भूल जाते हैं क्या? ये तो देखा होगा आपने फिर आप पक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के टिकट दिए। मान्यवर, आप मुझे चुनाव में हमने त्रिपक्षीय चुनाव में बात बता दीजिए ना, महिला के साथ दे करके और सबसे ज्यादा जीत करके आई है। क्या कांग्रेस जी ने आम पार्टी को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो वो पोस्ट चली ना, 2 पोस्ट चली, अभी तो पैदल है। चलो यही कांग्रेस के चुनाव में 40% हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, 50% हमने महिलाओं को खत्म करके हमने जो मेयर के चुनाव है, मेयर में हमारे महिलाएं करते हैं तो दायित्व महिलाओं को भी हमने जो टिकट कांग्रेस से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इनका तो महिलाओं से कोई सवाल ही नहीं जो उनका लगा हुआ है। ऐसा है 2017 के चुनावों का ये डेटा है। बात सुनिए तोमर साहब, बात ऐसी है सर, 70 विधानसभा सीटों में से महज 41 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया था और इसमें सारी पार्टियां सम्मिलित हैं। मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, 2017 का ये पूरा आंकड़ा है। अब सवाल तो उठेंगे ना कि किस तरीके की भागीदारी आप करवा रहे हैं यहाँ पर, और फिर बात करते हैं कि हमने ठेका ले रखा है महिलाओं के सम्मान का। नहीं, हम जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं और जितनी भी योजनाएं हैं हमने महिलाओं के सम्मान में की है। और उनको हमने महिलाओं को पति की संपत्तियों में बराबर का हिस्सेदारी बनाया है। ये किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 35 लाख महिलाओं को इसका लाभ हुआ। देहरादून में तीली रोतेला सम्मान 22 महिलाओं को पुरस्कृत किया। महिलाओं का सशक्तिकरण, अम्बेसडर वंदना, ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने वाले चलाई है। 33,000 से अधिक आंगनबाड़ी कांग्रेस बता सकती है कि एक व्यक्ति कोई मुझे बता दे कांग्रेस का महिलाओं के लिए क्या इस बरसात में ठंड में योजना चलाई सरकार।
और भारतीय जनता पार्टी चलिए, ठीक अनेक है। प्रकार की योजना दीपक चलाई पांडे हुई जी, है, दीपक पांडे चाहे वो आपकी जगह- आंगनवाड़ी हो, चाहे वो महिलाओं का जो है नियतिकरण हो, और 50% है। आपने देखा होगा 2017 में त्रिपक्षीय चुनाव में हमने 50% महिलाओं को चुनाव दिया है और सबसे ज्यादा जीत का आई है। ठीक है। दीपक पांडे जी, महिलाओं के बारे में जब चर्चा हो ही रही है, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं और दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए, आप किस तरीके से लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे या महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी रहेगी? मेरे लंदन से भी ज्यादा और ब्रिटेन ये अमेरिका से भी ज्यादा सबसे ज्यादा सीसी कैमरे लगे हैं इस टाइम दिल्ली में, जो वहाँ पे रिकॉर्ड आप देख रहे हैं 1.5 लाख कैमरे और लगे हैं। और उसके बाद वहाँ महिलाओं के लिए बस लगाई गई है, वहाँ पे मार्शल हम लोगों ने रखे हैं, वहाँ पे बस के अंदर सीसी कैमरे हम लोगों ने रखे हैं। जूतों की माला पर आकर के इन्होंने पूरे दिल्ली में जुलूस निकाला, वो महिला को अपमान नहीं है क्या? होता है, मैं इसका जवाब तो नहीं, दिल्ली के अंदर हो क्या रहा है? जिस टाइम शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जी उस टाइम लाइफ का क्राइम नहीं था। जब श्रीमती आप मुझे बताइए, अगर हमने वहाँ पे सीसी कैमरे लगाते तो गलत करा क्या? उस टाइम भी आप मुझे बताइए, सीधे रेलवे सीधे जो है स्टेशनों से जुड़ गए हैं, हमने वहाँ पे सीसी कैमरे लगा दिए, हमने गलत कर दिया? आप मुझे बताइए हमने गलत करा तो आप मुझे बताइए, हमने बस में मार्शल लगा दिया, हमने गलत करा तो आप बता दीजिए। कितने मार्शल नजर आते हैं दीपक पांडे जी? आप गए हैं दिल्ली, देखा है आपने वहां की बसों के हालात, आपने बसों में फ्री कर दिया है आना जाना, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मार्शल कितने दिख जाते हैं हमें भी पता है, जमीनी हकीकत क्या है, वो सीसीटीवी क्या काम आ रहे हैं? क्या वहां पर ग्राफ कम हो गया अपराधों का? महिला अपराधों का ग्राफ अभी भी उतना ही बरकरार है। आप कह दीजिए एलजी के पास कोई फाइल अटकी हुई है। मैं अपराध एक पार्ट है लाइफ का, मैं मान रहा हूँ वो है, लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कैमरे लगा रखे, स्टेशन से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में कितने सीसी कैमरे लगे हैं? आप मुझे महिलाओं का अपराध का ग्राफ भी तो इतना नहीं बढ़ा है ना उत्तराखंड में सर, ये भी तो देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिल्ली जितने रेप हो रहे हैं क्या उत्तराखंड में? देवभूमि और यहाँ का आंकड़ा भी तो बताइए सर। हम योजनाएं किस हिसाब से तय करते हैं? राज्य की स्थिति के हिसाब से तय करते हैं ना, महिलाओं के लिए या किसी भी चीज के लिए योजनाएं? जी, राज्य की स्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए सर, कैसे आप सुरक्षित रखेंगे यहाँ की महिलाओं को? राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना तो थोड़ा अभी असंभव सा नजर आ रहा है, कम से कम सुरक्षा का माहौल तो मिले यहाँ पर। दिल्ली मॉडल आपका यहाँ तो चलने से रहा। जो राजनीति में आगे बढ़ के आ रही है हम उनको सम्मान कर रहे हैं। अब हर विधानसभा में हर महिला इतनी मजबूत अभी नहीं है, वो तो चाहे बीजेपी कांग्रेस में होने के बाद भी नहीं दे पा रहे हैं। हमने कम से कम हम उनको आगे लाकर सीटें तो दे रहे हैं, हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, किसको अपमानित तो नहीं कर रहे इनकी तरह। और रही इसके बाद आपने बताया उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड में यहाँ पे आएगा तो हमने भी इसलिए कहा था हर महिला का सशक्तिकरण मजबूत करने के लिए 1000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग सीसी कैमरे लगाए जाएंगे और यहाँ पे भी कहते हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए बड़ी हम लोग पूरी ड्राफ्टिंग करी जा रही है। हमारे पूरे उत्तराखंड का एक मैनिफेस्टो होगा, 70 विधानसभाओं का अलग अलग मैनिफेस्टो होगा। 70 विधानसभाओं में 70 तरह की समस्या है, हर परिवार में जिस तरह से अलग अलग समस्याएं होती है उसी तरह उत्तराखंड की हर विधानसभाओं में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे और मैनिफेस्टो आने वाले हैं, आप 1 तारीख के बाद देखते जाइएगा। चलिए महेश जी, अब आप बोल लीजिए सर, बताइए। देखिए, ये कोरी दोनों बैठे हैं, एक सब्जी बाग दिखा रहे हैं, खजूर का पेड़ लगाएंगे, खजूर ऊपर लगेगी, तोड़ लाना, नहीं मिलती खजूर। महिलाओं के लिए जब इन्होंने दिल्ली में कैमरे लगवा दिए और उससे क्या क्राइम रुका? नहीं रुका। क्राइम लगाने का फायदा क्या है? ऊपर से कह रहे हैं ये तो होता रहता है। अरे कैसे होता रहता है? आप मैंने निगाह होता रहता है, आप कब्जे को संभालिए। जरूरत क्या? क्राइम एक पार्ट है लाइफ का। हाँ, तो जैसे पार्ट है, क्राइम भी एक पार्ट है। फिर आपकी जब है पार्ट तो आपकी जरूरत है। आज जो चोर सच्चे जो पकड़े जा रहे हैं, जो चोर सच्चे पकड़े जा रहे हैं, जो आज रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, आप मुझे बताइए उत्तराखंड में आज लगा दी आपने? आपकी सरकार की बीजेपी सरकार को देखो तो पूछ रहा हूँ, हम तो अभी नहीं आए। चलिए, आपको इसलिए तो डर है हमसे कि हम आगे कर देंगे, आप लोग नहीं कर पा रहे। आपके बदलाव से मान्यवर आपकी बदलाव जिसमें जा रहे हैं, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी मुद्दे पे काम करती है, आप लोग हवा पे काम करते हैं, इतना ही तो फर्क है। और फर्क कितना है? हमारे यहाँ महिलाओं के यहाँ क्राइम नहीं है। हमारे यहाँ तो जो क्राइम महिलाओं के यहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा हो रहा है, चाहे वो आपके विधायक हो, चाहे ज्वालापुर के विधायक हो, जिनसे बचाया महिलाओं को जनता हमारे यहाँ। अरे बीजेपी के प्रवक्ता में तो कहना चाहूंगा, क्या कह रहे हो? गलत कह रहे हैं।
नारी का सम्मान है। उत्तराखंडी लोग नारी का सम्मान करते हैं, वो रेप जैसी घटनाएं नहीं करते। ये तो चंद विधायक है जो भाजपा के, जो सत्ता के नशे में। देखिए ये व्यक्ति विशेष होता है, भले किसी भी पार्टी का हो, मैं तो ये कहूंगा क्राइम करने वाला व्यक्ति विशेष होता है, पार्टी को बदनाम कर दिया जाता है। और जब हमारे यहाँ महिलाओं के ऊपर क्राइम नहीं है तो हम क्यों सीसी कैमरा लगा दे, बिना बात के लगा दे? जरूरत होगी तब लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कैमरा लगाने से क्राइम रुक रहा है। सर देखिए, कोई पार्टी का बंदा गलत नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष इस तरह के काम गलत करता है तो पार्टी बदनाम होती है। आप देखिए माता पिता अपने पुत्र को 4 बच्चे जो फांसी का बच्चा क्रिमिनल है तो पूरा परिवार खानदान बदनाम होता है। आप दिल्ली में भी फेल है, पंजाब में आप आ नहीं पाए, आपके पास कोई नीति नियत। पंजाब की खींच उतार रहे हैं क्या आप बताएंगे? कौन से वाले आंकड़े से फेल है? महेश जी, कौन से वाले आंकड़े से फेल है? महेश जी, पंजाब की खींच उतर रही है क्या अभी? पंजाब की टेंशन हो रही है क्या उत्तराखंड के डिबेट में? आप ये आंकड़ा देखिए ना, जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, मीडिया कांड के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया और उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो आके हल्ला मचाने लगे। हमें तो पूर्ण स्टेट का दर्जा ही नहीं है। अरे चुनाव लड़ने से पहले भी केजरीवाल जी को पता था कि चुनाव दिल्ली जो है वो पूर्ण स्टेट नहीं है। उन्हीं हालात में, जिन हालात में, उन्हीं में तो काम करना पड़ेगा। परंतु ढोल बजाने की आदत है, काम कुछ करना नहीं है। सबसे ज्यादा वो वाला है, वो वाली नई बहू आती है ना, चूड़ियां ज्यादा बजा रही है, काम कम कर रही है। अभी देख लो, अभी आपने महिलाओं पर ही कर दिया ना कटाक्ष। महिलाओं के बारे में बात करते हुए कटाक्ष भी आप महिलाओं पर ही कर रहे हैं सर। महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं की उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के बारे में बात कर रहे हैं और कटाक्ष, और आपको उदाहरण भी नई बहू का देना है। अब आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप खुद ही बैठकर लाइव एग्जांपल यहाँ सेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में इतनी कमी है तो आप डर क्यों रहे हैं? एक बात में आम आदमी पार्टी में इतनी कमी है तो आप डर क्यों रहे हैं? आप तो मजबूत है अपनी जगह, आपकी नींद तो कमजोर नहीं है। आप अपनी नींद संभाल कर रखिए, अपनी नींद देखिए। मैं कह रहा हूँ हमारे पीछे 8 रोटी जो लगे, अपने लोगों को संभालो जो आपको सिर्फ गिराने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो हमारी विधानसभा में रानीपुर में भी जो है पहले भी जमानत जब्त हुई थी, जब बीएसपी से लड़ गए और अब की बारी हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी की दैनिक खुल रही तो दिक्कत है अपनी विधानसभाओं में। चलिए ठीक है, विधानसभा में पार्टी कीजिए, वहाँ ठीक है। हमारे जमानत की चिंता दिल्ली में आपने दारू बंद करवा दी क्या? दिल्ली में भी तो आप रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो दारू बेच के। दिल्ली में अब जाने दीजिए सर, उत्तराखंड पर रह लेते हैं। दिल्ली की स्थितियां दिल्ली वाले खुद देख लेंगे, छोड़िए, उत्तराखंड पर रह लीजिए। महेश जी अब अभी दिल्ली को छोड़िए सर, हम अभी यही उत्तराखंड पर ही रह लेते हैं। अब ये बता दीजिए फिर, अभी जो आप थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दे रहे थे, फिर यही मान लें संध्या डाला कोटी चूड़ियां ज्यादा खनका रही होंगी, काम नहीं कर पा रही इसलिए आपने हटा दिया उन्हें, नई बहू की तरह कर रही थी क्या वो व्यवहार? वो हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। वो एक फ्रेज है, वो एक वाक्य है। महिलाएं बहू बेटी हमारे घर में भी है और ये एक क्या बोलते हैं, ये एक उसमें कहा जाता है, एक उदाहरण के लिए कहा जाता है। इससे ये नहीं है कि महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, महिला सम्मानित है। ये तो एक, और मैं ये कहूँ परमाणु दिन का वो संजय डाला कोटी की वहाँ गई थी अपने समर्थकों के साथ, अंदर नहीं घुसे दिया उसको, वहाँ पे बाहर बैठी रही 1 घंटे तक, पानी नहीं मिलता है। ऐसा तो आप अपमान करते हैं, एक टिकट क्या दे दिया? एक महिला को टिकट मिल गया, आपको अपमान हो गई, प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, प्रॉब्लम हो गई आपको। महिला को टिकट मिल गया, फुल कैबिनेट मिनिस्टर को टिकट नहीं मिला। एक तकरार को देख के आपने इसलिए हरीश रावत जी को वहां से उतारा। हरीश रावत जी और रंजीत रावत का वहां देखा कि यहाँ भी पूरा खेल खराब हो सकता है, इसका पूरा प्रदेश में मैसेज जाएगा, इसलिए हरीश रावत जी को वहां दे दिया। लेकिन आपने एक गलती के ऊपर दूसरी गलती कर दी, कर दिया उसके ऊपर, महिला का टिकट काट दिया। आज ही जो हरीश रावत जी को पढ़ने वाले, आप ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को, एक कागज पेन में नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, बड़ा आरोप है सर आप पे, आपने एक महिला का अपमान किया क्योंकि आपको अपने पूर्व मुख्यमंत्री का सीट बचाना था। अरे इनको ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की किसी भी सीट से लड़ने का वहीं से विजय, रामनगर से लड़ने देते, फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको? क्यों अचानक से सीटों का हेरफेर इधर उधर करना? कर लेते, कब तक भागते रहेंगे? उम्र के आखिरी पड़ाव पे आगे कब तक भागते रहेंगे? अभी मुख्यमंत्री बनना बाकी है उनका। इसी बात चलिए, पवन कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
आप कैसे बुजुर्गों का अपमान कर सकते हैं ये बताइए। मान्यवर मैं अपमान नहीं कर रहा, मगर एक चीज को निश्चित कर लेना अपनी, बार बार इधर परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग नहीं होंगे आप। अरे महेश जी बस कीजिए सर, आप अलग ही अपने सेंटिमेंट हर्ट्स करवा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं ना सर, बुजुर्गों का अब आप खुद मान रहे हैं कि रावत साहब बुजुर्ग हो गए, युवाओं को मौका दीजिए। यशपाल आर्य को बनाइए मुख्यमंत्री सर, यशपाल आर्य को बनाइए मुख्यमंत्री। बुजुर्ग हो गए हैं हरीश रावत, आपने खुद ने मान लिया। अब तक उनका योगदान देखे ना। ठीक है, हो गया महेश जी, ठीक है महेश जी, ठीक है। दीपक जी वो ठीक युवाओं है, को फेल कर रहे हैं, हम तो बुजुर्ग मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बताइए पवन तोमर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। पवन तोमर जी आवाज मिल रही है आपको? महेश जी आप औरों को भी मौका देने दीजिए। पवन जी हम मुख्यमंत्री तो नहीं बदल रहे ना बार बार, 3 सीट ही तो बदल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। ये आपके नाम पर भी है, ये आपके नाम पर भी इतिहास लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री तो बीच में आपने भी बदले हैं। आप चाहे 3 बदले हो, चाहे 2 बदले हो, चाहे 1 बदला हो, बदले तो है ना आपने भी, तो नाम तो आपके भी है, इतिहास दर्ज। हाँ तो एक बदले होंगे जो हमारे कांग्रेसी भी थे। अभी पहले ही आप लोग फिक्स कर लीजिएगा सर कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, पता चले फिर 5 साल के अंदर बदल रहे हो मुख्यमंत्री आप। हमारा चुनाव चिन्ह हाथ है और हमारे आला कमान और विधायक दल जिसे नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री है। ये हमारा आला कमान कह चुका है। चलिए आपको पता है एक दिलचस्प बात ये है महेश जी, दिलचस्प बात ये है कि हर एक सेकंड दीपक जी, दिलचस्प बात ये है कि हमारे साथ चर्चा में जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं उनमें से ज्यादातर ये कहते हैं कि हरीश रावत के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हम हाथ के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि आप लोग कितने एकजुट हैं इस समय मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। पवन तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन तोमर जी मैं एक बात महेश जी से पूछना चाहता हूं, जब उत्तराखंड की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था रामपुर तेराय पर, तब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने क्या कार्रवाई की है? मुझे आप महेश जी इसका जवाब दे दीजिए। जब हमारी उत्तराखंड की सम्मानित महिलाओं पर सपा की सरकार जुल्म ढा रही थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई थी, आपने सपा के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं उनको अपमानित, जो हमारी बहन जी अपमानित हो रही थी, लगातार अपमानित हो रही थी, किस तरह से उन्होंने वहां पर उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना संघर्ष किया, तो कांग्रेस ने क्यों उनको गोद में बैठाया था सपा को? आप मुझे जवाब दीजिए। आप सम्मान की बात करते हैं महिलाओं की, ये कितना बड़ा अपमान है। और मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, आपके हरीश रावत जी ने महिला पैरों में पड़ करके गिड़ा रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, आप कहते हो महिलाओं का सम्मान करेंगे? आप बताइए मुझे, रामपुर तिराहे के कांड पर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई थी, क्या कार्रवाई की है आपने? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, बता दीजिए महेश जी। वैसे तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, पर दे दीजिए जवाब। बात सम्मान की है। अभी मैं फिर आप महिलाओं के सम्मान पर बात करेंगे सर, तो आपके हाथ कोई दूध के धुले हुए नहीं है, काले खाप पर भी पुती हुई है। महिलाओं को सम्मान करती है, महिलाओं का सम्मान करती है। आपके विधायक बंद है जेल में महिलाओं के सम्मान के लिए। चलिए ले लीजिए आप महेश जी से जवाब ले लीजिए, महेश जी से जवाब ले लीजिए। बता दीजिए महेश जी, रामपुर तिराहे कांड के बारे में पूछ रहे हो आपसे। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ उनसे, वहाँ पर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? इनके पास कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? क्यों नहीं एक्शन लिया? आप इसका जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री आपके बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे भाई कमाल है, हमारी सरकार को कांग्रेस सरकार ने जब राम मंदिर पर जो है प्रहार कर रहे थे दूसरे लोग और हमने जो है मस्जिद को गिराया था, तब हमारी 4 राज्यों की सरकार गिरा दी थी। तो आपने क्यों नहीं गिराई सपा की सरकार? इतना बड़ा अत्याचार हुआ महिलाओं पर, आपने क्यों नहीं गिराई? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? आप किसी का धार्मिक स्थल तोड़ेंगे इस तरह हकदर्मिता से? चलिए आप पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जवाब दोनों के पास है। चलिए ठीक है, कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। कहाँ पीछे चले गए? आज की राजनीति की भविष्य की बात कर रहे हैं, पीछे घर में जाएंगे या आगे भी उत्तराखंड को घर में डालेंगे हम लोग? अभी थोड़ी देर में चलिए वर्तमान पर रह लीजिए सर, वर्तमान पर रह लीजिए। अभी कोशिश कीजिए कि महिलाओं की भागीदारी आप सुनिश्चित करें राजनीति में। वर्तमान पर रह लेते हैं हम, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़िए सर, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ भी कम खून से रंगे हुए नहीं है, तो फिर रहने दीजिए इन बातों को, अभी यहीं छोड़ देते हैं। समय की कमी है इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तीनों मेहमानों को रोकना पड़ेगा। शुक्रिया
चर्चा करने के लिए आप तीनों हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में इस समय महिलाओं की भागीदारी, युवाओं को आगे बढ़ाने जैसे जो वादे हैं वो हवाई होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक तीनों ही पार्टियों की जो सूचियां जारी हुई हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी महज 6 से 8% है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप इन वादों को पूरा कर ही नहीं पाते तो इन्हें इतना उछाला क्यों जाता है? जब आप इन दावों पर खरे उतर ही नहीं पाते तो इस तरह के दावे करके जनता को छला क्यों जाता है? इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।